सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर। पहला मॉडल पेपर है और जो सामाजिक अध्ययन जो पेपर होता है ये 50 नंबर का होता है। टाइमिंग जो दी जाती है वो आप सभी को 2 घंटे की दी जाती है और 50 में से 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है और अगर एक भी नंबर कम हो जाता है फिर बैक पेपर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जो भी जिनका भी बैक लगा है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इसलिए जो आप अपनी प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से आप सभी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और देखिए, आज जो ये क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है तो टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है आपको मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए और जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इसको एक बार अपने कॉपी में जरूर लिखिए। अगर आप वैसे ही देख रहे हो तो फिर आप अपना ही टाइम बर्बाद कर रहे हो और अपने आप से धोखा कर रहे हो। तो इसलिए कॉपी और पेन लेकर कभी भी स्टडी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहिए तो कॉपी और पेन लेकर बैठना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके, क्योंकि उनका बार बार हमसे यही शिकायत होता है कि मैम आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है। नोटिफिकेशन के लिए सॉरी, बट मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, वहाँ भी आप सभी को नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या जो होती है 15 और 15 नंबर का होता है, यानी एक क्वेश्चन पे 1 नंबर। उसके बाद जो अति लघु प्रश्न होता है उसकी भी संख्या होती है 15, वो भी 1-1 नंबर का होता है। उसके बाद जो लघु उत्तरीय यानी जो 2 नंबर का होता है वो 10 क्वेश्चन होते हैं जिनका नंबर जो होता है 2-2 नंबर का, यानी 20 नंबर उससे मिलता है। तो इस तरीके से आपका पूरा 50 नंबर हो जाता है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप सभी को हमने दे दिया जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। अभी बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसका आंसर आता है तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक था। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, रामगुप्त। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, यहाँ पे जो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर जो सी है बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। अगला देखिए, सेकंड जो प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र के लेखक थे अश्वघोष, नागार्जुन, कालिदास, चरक। तो फ्रेंड्स आप सभी बता सकते हो। फिलहाल यहाँ पर जो राइट आंसर होगा बुद्ध चरित्र के लेखक जो है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, बिल्कुल सही है। जो अश्वघोष है वो क्या है? बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। देखिए थर्ड जो प्रश्न है कि शून्य के आविष्कारक थे। शून्य के आविष्कारक थे आर्यभट्ट, भास्कर, सीवी रमन, वराहमिहिर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा शून्य के जो आविष्कारक थे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आर्यभट्ट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसीलिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप सभी को याद भी है। चलिए फोर्थ आपका प्रश्न है कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? कई बारी हमने डिस्कस किया हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, ह्वेनसांग, कालिदास। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, हर्ष चरित्र के जो लेखक है वो है बाणभट्ट। अगला जो फिफ्थ प्रश्न है कि चंदेल शासकों की राजधानी थी उज्जैन, धार, खजुराहो, कन्नौज। तो फ्रेंड्स चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी? बिल्कुल सही, यहाँ पे हमने आप सभी को बताया भी था खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि बहुत ज्यादा वहाँ पे मूर्तियां बनी हैं, ठीक है। हमने आप सभी को ट्रिक से याद किया था कि चंदेल यानी चांदी की मूर्तियां, इस तरीके से रिलेट करके याद करने को बताया था। फिलहाल यहाँ पर चंदेल शासकों की जो राजधानी थी वो थी खजुराहो, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड्स सिक्स जो प्रश्न है कि दास वंश को कहा जाता है चंदेल वंश को, यानी दास वंश किस वंश को कहा जाता है? मंगोल साम्राज्य को, गुलाम वंश को, इनमें से कोई नहीं, दास गुलाम। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही है, गुलाम वंश को ही दास वंश कहा जाता है। सातवां जो प्रश्न है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह, गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था कैकुबाद। नाम से आप याद कर सकते हो, इसके बाद कोई भी नहीं आया, बाद इसके बाद कोई भी नहीं आया, कैकुबाद इसके बाद कोई भी नहीं आया, ठीक। यानी गुलाम वंश का अंतिम शासक था।
8वां जो प्रश्न है कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ब्रह्मंडल। तो फ्रेंड्स मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? यहाँ पर 8वां का जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अब देखिए 9वां जो प्रश्न है कि वायु दाब को मापने की इकाई है मिलीबार, सेल्सियस, केल्विन, एम्पियर। तो वायु दाब को मापने की इकाई है वो क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, वायु दाब को मापने की जो इकाई है वो है मिलीबार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड्स अगला जो 10वां प्रश्न है कि मानसूनी हवाओं की दशा में परिवर्तन होता है 24 घंटे में, 6 माह में, 3 माह में, 12 घंटे में। तो मानसूनी हवाओं की दशा में परिवर्तन होता है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 माह में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 11 नंबर प्रश्न है कि गर्म तथा ठंडी धाराओं के मिलने के स्थान पर उत्पन्न होती है प्लैंकटन धारा, सारगैसम घास, जलकुंभी, गाजर घास। तो फ्रेंड गर्म तथा ठंडे धाराओं के मिलने के स्थान पर उत्पन्न होती है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लैंकटन धारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अगला जो आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे 12 नंबर की भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 13 जो क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? ये तो मालूम है कि अब जो है 2005 में पारित हुआ और 15, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने पहले भी आप सभी को बताया था कि डेट ईयर भी दे दिया है और डेट भी, लेकिन बस आप सभी को मंथ के बारे में बताना है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में 15 को किस डेट को ये जारी हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स 14 जो प्रश्न है कि सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक कहलाते थे सूफी, जराह, प्री, खाना शामा। तो सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक कहलाते थे, यहाँ पर 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी पीर कहलाते थे। ठीक है, अगला देखिए 15 लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न का क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970, 1960, 2010, 2011। तो ये हमने 1960 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1960 में। तो ये पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न था। ठीक है, अब चलिए अति लघु की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हम लेना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी आप सभी को जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो आंसर करने में आप सभी को कोई दिक्कत भी नहीं हुआ होगा। चलिए शुरू करते हैं और अति लघु के 15 क्वेश्चन देखते हैं, और ये जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है आप अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, अगर जल्दी जल्दी है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है आप लिख सकते हो। बिल्कुल भी आप सभी जो नोट्स है उसको तो जरूर ही बनाइए। ठीक है, चलिए पहला जो प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो 345 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, यहाँ पर यानी जो चंद्रगुप्त जो व्यक्ति थे उनका जो जन्म हुआ था यहाँ पर लगभग 345 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी मेरी अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था, इसीलिए हम चंद्रगुप्त मौर्य इनको कहते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का सीमा विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। पहले तो हमने चंद्रगुप्त के बारे में ये हमने फैक्ट जाना कि चंद्रगुप्त का जन्म कब हुआ, तो चंद्रगुप्त का जन्म जो हुआ था 345 ईसा पूर्व हुआ। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे ये पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो राज्य थी, जो सीमा का विस्तार था, वो कहाँ से कहाँ तक था? तो यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। यानी आप सबसे पहले तो चंद्रगुप्त बारे यानी एक व्यक्ति बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने ये एक मिनट इसको हम थोड़ा इस तरीके से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे
एक हमने व्यक्ति बनाया जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ये इनका जो जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व हुआ था। पहला क्वेश्चन आपका यही बन गया। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि जो इनका राज्य था, जिस राज्य में रहते थे, क्योंकि ये प्रसिद्ध आदमी तभी तो इनका नाम, तो इनका राज्य का जो सीमा विस्तार था कहाँ से कहाँ तक था, तो इसका जो सीमा विस्तार था वो जो था पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम में हिंदू कुश, या आप कह सकते हैं हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक। जी हाँ फ्रेंड्स, पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, या आप कह सकते हो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। तो इस तरीके से इस व्यक्ति का इसीलिए नाम इसका प्रसिद्ध हुआ। तो ये हिंदू कुश पर्वत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक इनका जो राज्य था सीमा फैली हुई थी। अब ये दूसरा प्रश्न क्लियर हुआ। तीसरा जो प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत क्या है, यानी जो प्रसिद्ध आदमी है जिनका राज्य का सीमा इतना से इतना तक था, पश्चिम से पूर्व तक। ठीक है, तो आखिर ये इनके जानने का स्रोत हमको इनके बारे में कहाँ से पता चला। तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत जो था कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज का इंडिका, क्योंकि जो मेगास्थनीज है और कौटिल्य है वो चंद्रगुप्त ने, यानी आप कह सकते हो चंद्रगुप्त के दरबार में ये कौटिल्य और मेगास्थनीज आए थे, जिन्होंने इनके शासन काल को देखा था और इनके बारे में लिखा था, और उसके थ्रू यानी हम बुक के थ्रू हम जाने कि चंद्रगुप्त मौर्य आखिर है कौन, इनका जन्म कब हुआ, इनके शासनकाल में कौन आया था, क्योंकि ये सब कुछ उसी पुस्तक में लिखा गया था। किसने लिखा, तो कौटिल्य ने और मेगास्थनीज ने। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष स्थापित किया, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो पंजाब पर अपना पूरी तरीके से अधिकार कब स्थापित किया था। तो फ्रेंड्स 316 ईसा पूर्व, क्योंकि उनका जन्म 345 आप देख सकते हो कि जो ईसा पूर्व होता है वो घटते आता है, तो इसलिए वो पंजाब पर पूर्ण रूप से अधिकार कब कर लिया, तो 316 ईस्वी में संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये जितने भी आप फैक्ट देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेट करके देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर कब बैठे। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो मगध के सिंहासन पर 321, यानी अभी क्या किए थे, अभी ये मतलब पंजाब पर अपना पूर्ण अधिकार नहीं किए थे, उसके पहले ही वह मगध के सिंहासन पर बैठे थे, यानी 321 ईसा पूर्व में। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण जो किया, यहाँ पे सेल्यूकस में नहीं होगा, सेल्यूकस ने, यानी सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त के बाद सेल्यूकस आए जो कि 305 ईसा पूर्व में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। अगला जो प्रश्न है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। जो मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त के बारे में अपने पुस्तक इंडिका में लिखा था, उन्होंने ये कहा था कि भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो उन्होंने बोला कि पाटलिपुत्र जो है वो सबसे बड़ा नगर है। ये किसने बोला, तो मेगास्थनीज ने बोला, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जिनकी पुस्तक इंडिका है। देखिए मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आप सभी को मैं रिलेट करती जाऊं और आप एक कहानी की तरह याद करो। ठीक है, ये प्रश्न पूरा बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है कि मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडलों में सदस्यों की संख्या मतलब कितनी थी। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था, जिसमें मेगास्थनीज जैसे विद्वान आए थे, कौटिल्य जैसे विद्वान आए थे, जिन्होंने 316 ईस्वी में पूर्ण अधिकार कर लिया था, 321 ईस्वी में मगध के सिंहासन पर बैठे, तो आखिरकार इनका जो सेना का संगठन था, इसमें कितने सदस्य थे, वो किस तरीके से करते थे। तो क्योंकि उनके जो महामंत्री या जो भी मंत्री होंगे वो बहुत ही मतलब विद्वान होंगे, तो इसलिए उस मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या कितनी थी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
30। अब देखिए फ्रेंड्स, मौर्य से ही रिलेटेड है कि मौर्य शासन में नगर के न्यायाधीश तथा जनपदों को न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। यानी जो मौर्य काल था, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो प्रसिद्ध हुए थे, उस टाइम न्यायाधीश को क्या कहा जाता था और जनपद को क्या कहा जाता था। तो यहाँ पर मौर्य शासन काल में जो न्यायाधीश को कहा जाता था वो व्यवहारिक महापात्र, ठीक है। अब न्यायाधीश आप सभी को पता है, न्यायाधीश कौन होता है, जो भी एक या दूसरे पक्ष में जो भी लड़ाई होता है उसका न्याय करता है, ठीक। यानी व्यवहारिक, आप कह सकते हो व्यवहारिक दृष्टि से रिलेट कर लो। व्यवहारिक महापात्र तो उस टाइम यानी क्या बोला जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था और जनपद को क्या बोला जाता था, तो यानी जो जनपद के न्यायाधीश थे उनको क्या बोला जाता था, तो राजुक कहते थे। राजुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई होप कि आपको पता भी होगा। सो यहाँ पे जो बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा, नगर के जो न्यायाधीश होते थे उनको क्या कहा जाता था, तो व्यवहारिक महापात्र, और जो जनपद के न्यायाधीश थे उनको बोला जाता था राजुक। तो इस तरीके से दो प्रश्न क्लियर हो गए होंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। व्यवहार महापात्र नगर के न्यायाधीश को कहा जाता है और जनपद के न्यायाधीश को राजुक। क्लियर, आगे बढ़े। देखिए अगला जो प्रश्न है कि भूमि कर एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो जो भी भूमि कर यानी जैसे कि भूमि यानी क्या होता है, जमीन, जमीन का पैसा, कर मतलब क्या होता है, पैसा। यानी अगर कोई जमीन का पैसा उस टाइम, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि उस टाइम क्या होता था कि अकबर के शासनकाल में या बहुत ही राजाओं के शासनकाल में कर लिया जाता था, ठीक है। जो भी लोग थे तो उनसे कर लिया जाता था। तो उसी प्रकार से उस टाइम जो भी भूमि कर लेता था उसको क्या कहा जाता है, तो उसको अग्रम कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मौर्य प्रशासन में तीर्थ का क्या अर्थ है। जैसे कि आप सभी को हम अपने डेली रूटीन में बोलते हैं कि हाँ वो तीर्थ पर गए, तो यहाँ पर ये सवाल पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त जो काल था, क्योंकि वहां पर नगर के न्यायाधीश को क्या बोला जाता है, तो व्यवहार महापात्र, और जनपद के न्यायाधीश को क्या बोला जाता है, तो राजुक। तो बट यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि तो फिर तीर्थ का भी कुछ अलग नाम होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए मौर्य प्रशासन में तीर्थ का क्या मतलब होता है, तो शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। तो आप देख सकते हो हम लोग क्या बोलते हैं और ये लोग क्या बोलते हैं, तो इसलिए याद कर लीजिएगा। यानी जो भी उनका शासन की सुविधा के लिए किस तरीके से चलाया जाए, जैसे कि हमारा जो केंद्र है, केंद्र के बहुत सारे जो शक्तियां हैं वो अलग अलग बट गई है। अब अलग अलग क्यों बटी है आप सभी को पता है, ताकि जो भी काम है बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। अब केंद्र क्यों बना है, ताकि कोई अपनी मनमानी ना करे, तानाशाही ना दिखाए, ठीक है। तो उसके नियंत्रण के लिए केंद्र बना होता है और उसके छोटे छोटे भाग बने होते हैं जिसके पास ये शक्ति सौंप दी जाती है किसी कोई दूसरी शक्ति। उसी प्रकार जो चंद्रगुप्त का काल था, यानी तीर्थ उन लोगों को कहा जाता था शासन को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, यानी जो भी विभाग था उसको कई विभागों में विभक्त कर दिया गया था, उसी को हम क्या बोलते हैं, तीर्थ कहते हैं। तो इतना हमने इसके किस क्वेश्चन के लिए टाइम दिया, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आसानी से तैयार हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, बिंदुसार को किस और उपनाम से जाना जाता है, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिंदुसार को उपनाम के नाम से जाना जाता है, यानी अमित्र के नाम से भी जाना जाता है, आप कह सकते हो शत्रुओं का संहारक। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है कि अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता है। तो अशोक का जो धम्म था वो किस सिद्धांत का अनुमोदन करता है, तो वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो विद्यालय है वो बालकों के लिए बहुत ज्यादा, कह सकते हो कि किसने माना था कि ये जो विद्यालय होता है बालकों के लिए सबसे अच्छा होता है, या बालकों के लिए ही बना हो, किसने बोला था, तो गिजुबाई ने बोला था, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कि अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता है, तो अशोक का धम्म वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत का अनुमोदन करता है, वसुदेव कुटुंबकम। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट अति लघु का प्रश्न है कि मौर्य काल में समाज कितने वर्णों में विभक्त था। तो मौर्य काल में जो समाज था 4 वर्णों में ही, जो कि आप सभी को पता है 4 वर्ण कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये तो थे अति लघु उत्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि हमने 15 यानी 13 क्वेश्चन 19 मिनट में हमने डिस्कस कर लिया। अब चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
और यहाँ से हम लोग लघु उत्तरीय, जो कि अब आप सभी का सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि किस तरीके से क्या हम पूरा याद करें। तो देखिए, गुप्त काल, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है 2 नंबर का होता है, तो मात्र 4 से 5 लाइन में लिखना है। अब चलिए हम आप सभी को बताते हैं कि इसमें आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। पहला लाइन देखिए, पहला जो प्रश्न है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, और बस 5 लाइन ही मैं बताऊंगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी को यही लिखना है कि भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट, एक लाइन खत्म हो गया। पूछा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ना कि भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो क्या, तो गुप्त शासकों ने भारत को राजनीतिक एकता, सुरक्षा व भावना प्रदान की। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, गुप्त शासकों ने भारत को राजनीतिक एकता, यानी कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आप डीएलएड कर रहे हो, चाहे आप बीएड कर रहे हो, या चाहे कुछ भी कर रहे हो, जब तक उसमें एकता नहीं होगा ना, तब तक उसमें सफलता नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से जो गुप्त वंश थे उस टाइम, उनको स्वर्ण युग काल क्यों कहा जाता? उन्होंने सिखाया कि जो राजनीति है उसमें एकता होनी चाहिए। ठीक है, तो राजनीतिक एकता, सुरक्षा व भावना प्रदान की। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, गुप्त काल शांति तथा समृद्धि, नगर संस्कृति तथा परिमार्जन, धार्मिक पुनरुत्थान तथा बौद्धिक प्रयास, उत्कृष्ट साहित्य तथा कला की उन्नति का युग था। चलिए इसको आप याद करें या इसको छोड़ दें। तो 2 पॉइंट अभी तक हमने आप सभी को बताया, बहुत इजी, इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। पहला पॉइंट, भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग काल माना जाता है, और गुप्त शासकों ने ही सिखाया कि आप कह सकते हो उन्होंने प्रदान की, भारत को राजनीतिक एकता, सुरक्षा व भावना प्रदान की। उसके बाद देखिए, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि आत्मविश्वास के साथ भारतीय संस्कृति ने दरबार के आचार व्यवहार, मुद्रा विज्ञान तथा कला के क्षेत्र में विदेशों में बहुत सी बातें जो थी अंगीकार कर ली, परंतु विदेशों से सीखते समय भी वह ध्यान रखा कि इससे उसकी भारतीयता नष्ट न हो। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखिए बहुत सारे लोग ये होते हैं ना कि अगर उनको विदेश में बुलाया जाए तो अपना वो इतना मतलब खुशी, आप कह सकते हो इतना खुश हो जाते हैं कि अपना क्या गलत हो रहा है, अपना क्या नष्ट हो रहा है, इस पे थोड़ा भी उनका ध्यान नहीं जाता है। और गुप्त काल में यही उनकी एक अच्छाई थी, आप कह सकते हो उनका गुण था। वो अगर विदेशों से अपना बातचीत या जो कुछ भी करते थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तो वो इसमें ये देखते थे कि हमारा कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण 3 फैक्ट अगर आप याद कर लेते हो तो इससे ज्यादा अगर कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए, गुप्त सम्राटों का काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल के अनेक उदात्त जो मेधावी और शक्तिशाली राजाओं ने उत्तर भारत को एक छत्र के नीचे संगठित कर शासन में सुव्यवस्था तथा देश में समृद्धि व शक्ति की स्थापना की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप आसानी के साथ याद कर सकते हो, या आप स्मिथ के शब्दों में याद कर सकते हो कि हिंदू इतिहास में अन्य सभी गुणों की तुलना में महान गुप्त शासकों का काल सर्वाधिक अभिमत व संतोषजनक था। इस युग में साहित्य, कला और विज्ञान की असाधारण प्रगति हुई तथा बिना किसी अत्याचार के क्रमिक धार्मिक प्रगति हुई। तो जो मैंने आप सभी को इन्फॉर्मेशन शेयर किया, इसमें भी यही, यानी इन्होंने क्या देश को जो था क्या प्रदान किया, राजनीतिक एकता, भावना, किस तरीके से पूरा मतलब जो भी व्यवस्था है उसको सुव्यवस्थित चलाया जाए। अगर विदेशों से आपका जो भी बातचीत हो रहा है, संपर्क, आप कह सकते हो कि अगर उनसे वार्तालाप हो रहा है तो उनसे इस तरीके से वो लोग अपना आप कह सकते हो कि व्यापार करते थे, या आप कह सकते हो उनसे वार्तालाप करते थे कि उनका कुछ तो नुकसान नहीं हो रहा है। यानी सब कुछ सोच समझकर वो आगे बढ़ते थे। शांति बनाए रखना, ये सब कुछ उनमें गुण था, इसलिए ही गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ इसको आप अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हो, गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। चलिए सेकंड जो क्वेश्चन है कि मौर्यों की प्रशासन व्यवस्था को वर्णन कीजिए। जस्ट अभी हमने मौर्य शासन काल के बारे में जाना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मौर्य की प्रशासनिक के बारे में पूछा है।
आप सभी को पता है कि हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखे, जिसमें हमने क्या देखा कि अब वहाँ के जो नगर के न्यायाधीश थे उनको क्या कहा जाता है। अगर आप ये सब कुछ भी लिख देते हो ना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यही तो तरीका होता है, जब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है और आपने मौर्य शासन काल के बारे में पढ़ा है तो आप वही लिख देंगे तो 100% मैं कह रही हूँ 2 नंबर जरूर मिलेगा। आप ये लिखेंगे जैसे कि मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए, ये छोड़िए, जिस इसमें लिखा है तो हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था जो थी बहुत ही अच्छी थी। उनका जो मंत्रियों आप कह सकते हो, जो भी उनकी मंत्री या जो भी विचार विमर्श किया जाता था उनमें सदस्यों की संख्या 30 था, ठीक है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नगर के न्यायाधीश थे उनको हम क्या बोलते हैं तो व्यवहारिक महामात्र बोलते हैं, और जो जिला के न्यायाधीश होते हैं उनको हम राजक बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप अगर लिख देते हो तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो 2 से 3-4 लाइन हो गया, ठीक। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको मतलब बनाकर नहीं लिखना है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब प्रशासनिक व्यवस्था में देखो, सबसे पहले शासन प्रबंध यानी केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, नगर शासन, ग्राम शासन, इस तरीके से उनका शासन प्रबंध था। 4 में केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, नगर शासन और ग्राम शासन, ठीक। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि तीर्थ का क्या अर्थ होता है। तीर्थ का हमने देखा था कि मौर्य काल में क्या होता था कि बहुत सारे जो भी विभाग थे, ठीक है, उनके विभाग को अलग अलग भागों में बांट दिया गया, उसी को हम क्या बोलते हैं तीर्थ। तो इस तरीके से उनका पूरा प्रशासनिक व्यवस्था था। तो हमने अति लघु उत्तरीय से प्रश्न से भी बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर किए और इसमें से भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन में क्या होता है तो राजन प्रशासन की जो राजा शासन प्रणाली जो थी राजतांत्रिक थी, ठीक है। और राजा समस्त शक्तियों का स्रोत था, यद्यपि उसकी शक्तियां एवं अधिकार असीमित थी, किंतु फिर भी वह पूर्ण निरपेक्ष निर्गुण तथा शिक्षक जो था अपनी इच्छा अनुसार नहीं बन सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मंत्रिपरिषद, राजा की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी। इसमें 12 से लेकर 20 मंत्री रहते थे। अब यहाँ पे देखिए 12 से लेकर 20 तक मंत्री रहते थे, यानी क्लियर आप याद कर सकते हो 30 मंत्रिपरिषद रह सकते हैं। और प्रांतीय शासन यानी समस्त शासन को 4 प्रांतों में विभक्त किया गया, पूर्वी प्रांत, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, पश्चिमी प्रांत और दक्षिणी प्रांत। नगर प्रशासन यानी नगर का प्रधान, देखिए वही नगर का प्रधान वहाँ पे न्यायाधीश था। और यहाँ पे ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, नगर का प्रधान नगराध्यक्ष कहलाता था। और ग्राम शासन यानी ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम का मुखिया ग्रामिक अथवा ग्रामीणी कहलाता था। अगला जो प्रश्न है देखिए, गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे। तो गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह जो थे भड़ोच और ताम्रलिप्ति इस युग के प्रमुख बंदरगाह है। तो नाम थोड़ा अजीब है बट महत्वपूर्ण है। इस मतलब ये भड़ोच और ताम्रलिप्ति जो थे वो गुप्तकालीन के बंदरगाह थे, जो कि गुप्तकाल आप सभी को पता है स्वर्ण काल का युग भी कहा जाता है। अगला देखिए प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन काल में कौन कौन सी योजनाएं लागू की थी, इस योजनाओं का परिणाम क्या हुआ था। 2019-2016 का पूछा हुआ प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा की योजना असफल क्यों रहा। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में कौन कौन सी योजनाएं चलाई थी और इस योजना का क्या परिणाम हुआ, और यहाँ पे सांकेतिक मुद्रा क्यों असफल हुआ, ये 2 प्रश्न है। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था मोहम्मद बिन तुगलक सन 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। इसका जीवनी है मोहम्मद तुगलक का, ठीक है। तो ये भी याद कर सकते हो, यानी गयासुद्दीन तुगलक के जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना और उसने 26 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए नई नई योजनाएं लागू की, जिसमें सबसे पहला था 2 आब में कर वृद्धि, यानी तुगलक ने गंगा एवं यमुना के बीच की भूमि जिसे 2 आब कहते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी जो गंगा एवं यमुना के बीच की जो भी जमीन थी उसको हम क्या बोलते हैं 2 आब, यानी आप कह सकते हो वहां पर भूमि कर में वृद्धि कर दी और कई अन्य मांगे भी लगा दी, जिसे हम कहते हैं 2 आब में कर वृद्धि। उसके बाद उसने राजधानी परिवर्तन भी किया। तो सुल्तान की दूसरी योजना राजधानी में परिवर्तन करके नए स्थान पर दूसरी राजधानी बनाने की थी।
जिसमें देवगिरी शहर उसके साम्राज्य के बीच में स्थित था और युद्ध के हिसाब से भी उसकी स्थिति अच्छी थी। अतः उसने अपनी राजधानी दिल्ली के नाम देवगिरी बनाने का आदेश दिया और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। तो इस तरीके से उन्होंने राजधानी भी परिवर्तन किया। उसके बाद तांबे की मुद्रा का चलन यानी सुल्तान के शासन के समय में चांदी का उत्पादन काफ़ी कम हो गया था और उस समय चांदी के सिक्कों का चलन था। तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के चलाने का आदेश दे दिया, यानी उसमें बहुत सारे जो भी धातु है मिक्स करके। अतः उसका विचार चांदी को भारत में रोककर व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में करना था। सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहने से अनेक जाली टकसाल बन गए, यानी बहुत सारे लोगों ने उसी प्रकार से सिक्का बनाना स्टार्ट कर दिया और लगान जाली सिक्कों से दिया जाने लगा, जिससे अर्थव्यवस्था क्या हो गई, ठप हो गई। इस तरीके से इसका तांबे का जो मुद्रा का जो योजना चलाई थी वो क्या हो गया, असफल हो गया। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषताएं बताइए। तो इस काल में स्थापत्य कला, चित्रकला या मूर्तिकला के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ। कृष्ण प्रथम के समय में निर्मित एलोरा का कैलाश मंदिर, जो कि चट्टानों को काट कर बनाया गया था और इस कला की स्थापत्य कला का सर्वोच्च उदाहरण है। तो ये दक्षिण भारतीय मंदिर की विशेषता है। अगला देखिए प्रश्न है कि राजपूतों ने कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ पे कौन कौन से राजपूतों ने मंदिरों का निर्माण कराया ये बस आप याद कर लीजिए, जिसमें आप याद कर सकते हो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया, खजुराहो में मंदिर जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, उड़ीसा में जगन्नाथ का मंदिर। ठीक है, इस तरीके से जो भी मंदिर है आप याद कर सकते हो, 2 से 4, बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। यानी महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बीच में जो भी आक्रमण हुए उसके क्या उद्देश्य थे। तो महमूद गजनवी का आक्रमण, यानी महमूद गजनवी तुर्क सरदार जिसने पश्चिम एशिया की छोटी सी रियासत गजनी राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? तो महमूद गजनवी ने की थी। यानी उसका एक उत्तराधिकारी भी था, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। कौन? तो महमूद गजनवी याद कर सकते हो, जो उत्तराधिकारी था। उसने भारत के धन संपदा के बारे में कथाएं सुन रखी थी। गथाएं सुन यानी हम कथा गथा ये सब कुछ कहते हैं। अतः अपने राज्य को समृद्ध राज्य बनाने के लिए सन 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जो कि आप सभी को पता भी होगा। महमूद गजनवी का इरादा भारत पर आक्रमण कर धन जो था वो लूट कर ले जाना था या उसको इकट्ठा करना था। उसके पंजाब, मुल्तान, भटिंडा, नगरकोट, नारायणपुर, कश्मीर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, कालिंजर, सोमनाथ मुख्य पर आक्रमण केंद्र यानी बनाया था। और महमूद गजनवी का भारत में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो था सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। वहां से उसने बहुत सा धन, सोना, चांदी लूटा और गजनी ले गया। महमूद गजनवी की विनाशलीला के संबंध में मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान अल-बर्नी ने, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, लिखा है कि महमूद गजनवी भारत की समृद्धि को बर्बादी में बदल डाला, क्योंकि सब कुछ लूट लिया था उसने। उसके आक्रमण से देश को सांस्कृतिक व आर्थिक हानि हुई। किसने लिखा है? ये अल-बर्नी ने लिखा है, जो कि ये महमूद गजनवी के साथ आया था। समकालीन हिंदू राजाओं ने महमूद गजनवी का सामना किया, किंतु राजनीतिक एकता के अभाव में भी असफल रहे, क्योंकि आपको पता ही है कि कभी भी अगर आप देखेंगे तो अपने भारत देश में एकता नहीं मिलती है, वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, है ना। तो लगभग 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी। अब मोहम्मद गौरी का आक्रमण। मोहम्मद गजनवी के लगभग 150 वर्ष बाद अफगानिस्तान की एक छोटी सी रियासत गौर का तुर्क शासक मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करने आया था। मोहम्मद गौरी ने भारत में सबसे पहले 1175 ईस्वी में पंजाब के मुल्तान शहर पर आक्रमण किया था तथा सिंध और सुल्तान पर अधिकार भी कर लिया। भारतीय राजाओं के आपसी संघर्ष का लाभ उठाते हुए
गौरी ने मुल्तान शहर के आक्रमण के बाद गुजरात के चालुक्य वंश के राजा भीम पर आक्रमण किया, लेकिन इस युद्ध में गौरी को हार मिली और मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य धन प्राप्ति व इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। गुजरात की हार से निराश होकर गौरी हिम्मत नहीं हारी, उसने पंजाब पर कब्जा करने की योजना बनाई। इस तरीके से 1190 ईस्वी में उसने पंजाब पर कब्जा भी कर लिया और भटिंडा को राजधानी भी बना लिया। इस समय भारत में हिंदू राज्यों में अजमेर और दिल्ली के चौहान राज्य, गुजरात में सोलंकी राज्य, कन्नौज में गढ़वाल राज्य जो कि हमने डिस्कस भी किया है, बंगाल में बिहार सेन तथा बुंदेलखंड में राज्य चंदेल राज्य थे और दक्षिण भारत में देवगिरी और वारंगल होयसल। तो इस तरीके से महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, जो कि उद्देश्य आप सिंपल याद कर सकते हो। इस क्वेश्चन का जो पूछा था 2 से 3 लाइन में लिखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लिख सकते हो जो महमूद गजनवी था वो भारत इसे आप कह सकते हो इसी उद्देश्य से आया था कि भारत को बिल्कुल आप कह सकते हो कि तबाह करना है। ठीक है, उसने पूरा जितना भी धन था, पूरा मंदिरों का, और जिसमें सबसे प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर था, सब कुछ लूट लिया और उसका उद्देश्य यही था कि भारत का जितना भी धन है उसको लूट कर, और जो कि उसका जो एक छोटा सा रियासत था गजनी, वहां पर लेकर चला गया। उसके बाद देखिए दूसरा, और आप सभी को पता है कि जो मोहम्मद गौरी था, इसका भी लक्ष्य यही था, यानी इसने भी धन लूटा और साथ में एक और ऐड हो गया, इसने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। तो बस यही क्वेश्चन पूछा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। तो 2 लाइन में आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो। ये तो इनके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, क्योंकि सीरीज है कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इसमें इतना ज्यादा करके दे दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि सेना के संगठन में अलाउद्दीन ने क्या क्या सुधार किया। तो अपने सेना के संगठन में अलाउद्दीन ने जो सुधार किए, क्या किए, आइए जानते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि इसी के लिए अलाउद्दीन प्रसिद्ध भी होता है। अलाउद्दीन ने एक विशाल अस्थायी सेना का संगठन किया। उसकी सेना में आई थिंक आप देख सकते हो 4,75,000 सैनिक थे। सैनिकों को नियुक्ति उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यता के आधार पर ही की जाती थी। सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था। सैनिकों को नकद वेतन की प्रणाली अपनाई गई और घोड़ों की दाग लगाने की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई। तो पूरा आप देख सकते हो कि जो अलाउद्दीन का सेना जो था बहुत ही अच्छा था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हवेन सांग ने हर्षवर्धन के विषय में क्या क्या लिखा है। तो चीनी यात्री हवेन सांग ने हर्ष के शासन से बहुत अधिक प्रभावी हुआ। आप सिंपल याद कर सकते हो कि हवेन सांग के अनुसार राजा का दिन 3 भागों में विभक्त था। दिन का एक भाग तो शासन के मामलों में व्यतीत होता था और शेष 2 भाग धार्मिक कृत्यों में व्यतीत होता था। तो सिंपल बस यही लाइन आप सभी को याद रखना है, ज्यादा नहीं। अगर आप याद करना चाहते हो तो लिख सकते हो। हवेन सांग के अनुसार हर्ष के काल में प्रजा सुखी एवं संपन्न थे तथा उनसे जो बेगार नहीं ली जाती थी, यानी कर नहीं ली जाती थी। कर भी जनता पर अधिक नहीं थे। भू कर भी उपज का 1/6 भाग ही लिया जाता था। हर्ष राजकीय आय का सदुपयोग करने के उद्देश्य से उसे 4 विभागों में विभक्त कर दिया था, जिसमें पहला भाग राजकीय कार्यों के लिए, दूसरा सरकारी कर्मचारियों के लिए, तीसरा विद्वानों की सहायता व चौथा दान। तो इस तरीके से हर्षवर्धन ने हर्ष के काल के बारे में इस तरीके से लिखा है, जो कि बहुत ज़्यादा आसानी के साथ आप इसको याद कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो जितने भी हमने क्वेश्चन, ये पूरा होते हैं लगभग 10 क्वेश्चन ही होते हैं लघु उत्तरीय के, तो पूरा खत्म हो गए। और आई होप कि आपको जितने भी हम प्रश्न डिस्कस किए हैं बहुत ही आसानी के साथ इसको अपने एग्जाम में या बहुत ही आसानी के साथ याद भी हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर सकते हो। और जितने भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए इस मॉडल पेपर में से कंफर्म है कि 5 से 6 क्वेश्चन जरूर आएंगे। जरूर मतलब मैं 100% कह रही हूँ, जरूर आएंगे। इसलिए आप, आई होप कि आप कॉपी में लिख रहे हैं। अगर लिख रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं लिख रहे हैं तो आप अपने आप से ही धोखा दे रहे हैं। सो आप समझिए, लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आप जो अपना प्रिपरेशन है वो अच्छे से कीजिए, मार्क्स अच्छा लाइए, आपके परिवार खुश हो, आपका जो सपना है वो पूरा हो। मैं तो यही चाहती हूँ। आप क्या चाहते हो, कि आप शिक्षक बनना चाहते हो या नहीं, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो।
फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। कल हम सभी फिर से मिलेंगे। चलिए प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।